मैं प्रिया श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का सी न्यूज भारत कॉन्क्लेव 2026 मुद्दों की महापंचायत में। मेरे साथ मेरी सहयोगी ऋचा सिंह भी हैं। जैसा कि कहा गया है कि किसी भी समाज की प्रगति तभी होती है जब उसकी महिलाएं सशक्त होती हैं, जब उसकी महिलाएं शिक्षित होती हैं और उनके पास एक खुद का वर्चस्व होता है। इस दिशा में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, पूरा देश काम कर रहा है, लेकिन हमारे सामने जो शख्सियत इस वक्त मंच पर है वो खुद ही महिला सशक्तिकरण की एक जीवित, जो कह लीजिए कि जीवंत एक बिल्कुल ही साक्षात मिसाल है। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो देखिए मैं आपसे यही करूंगी, पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, लेकिन यूपी की अगर बात कर ली जाए, आपके अनुभव के अनुसार महिलाओं के लिए कौन सी चुनौतियां आपको नजर आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सी न्यूज भारत के चीफ पवन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि जब इस तरह के मुद्दे समाज में आते हैं और किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं और जहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें वहां आती हैं, तो मुझे लगता है उनके विचार सुनने का और उनके आपके सवालों का जवाब देने का एक बहुत अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो बहुत आसानी से सारी बातें सभी के जवाब पब्लिक तक जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और लखनऊ चुना इसके लिए और भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनरली यहाँ सब लोग बहुत इजी अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, अब मैं अपनी बात पर आती हूँ। आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा। मेरा कहना ये था कि देखिए, पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, लेकिन महिलाओं की जब भी सपनों की बात आती है तो उनके संघर्ष सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। बहुत सी चुनौतियां हैं महिलाओं के जीवन में आज भी देखने को मिल रही हैं। आपके अनुभव के अनुसार अभी तक आपने ऐसी कौन सी चुनौतियां देखी हैं जो यूपी में आपको सबसे ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने के रास्ते में देखनी पड़ रही हैं? बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, पर मैं कहूंगी कि अगर संघर्ष में कोई महिला निकली है तो वो निखरी भी है। और जहां तक मैं अगर आज की बात करूं तो चुनौतियां हैं, पर चुनौतियों के समाधान भी हैं, जिसके लिए मैं कहूंगी कि 3 S जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। और मुझे लगता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं आज, क्योंकि वुमेन कमीशन की चेयरमैन हूं और उत्तर प्रदेश से हूं, तो इन तीनों चीजों में अब जो मैं निरंतर अगर मुझे देखा जाए तो मैं इसके लिए कहूंगी भी कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की अगर बात की जाए, तो जो तीनों एस जो महिलाओं पे लागू होने चाहिए थे बहुत पहले, और उनके अंतर्गत जो अब काम होता हुआ नजर आ रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगी, क्योंकि अब महिलाओं को शिक्षा भी मिल रही है, महिलाओं को स्वावलंबन भी बनाया जा रहा है, और स्वावलंबी हैं इसलिए उनको सम्मान भी मिल रहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाएं आज प्रगति की ओर है, बशर्ते कि उनको मौका दिया जाए। तो क्योंकि अभी भी लोग, अभी मैं कुछ पहले हमारे एक बड़े सम्मानित एक वक्ता बैठे हुए थे, तो वो बड़ा महिलाओं पे भड़क गए। अगर मुझे नहीं पता कि खड़गवाल जी क्या कह के गई, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी थोड़ी सी सहनशीलता लाना चाहिए सबको। और क्योंकि महिला और पुरुष दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब तक पहिए दोनों समान नहीं होंगे तो कभी भी समाज या घर अच्छा चल ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा बड़ा दिल रखें। हर घर में महिला है तो हर घर में पुरुष है, हर घर में पिता है तो हर घर में माँ है, हर घर में पति है तो हर घर में पत्नी है, और हर घर में अगर पुत्री है तो हर घर में पुत्र है, हर घर में भाई है तो बहन भी है। तो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। जब तक हम एक दूसरे को सम्मान के साथ आगे लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हम समानता की भावना नहीं लेके आएंगे, तब तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ेगा। जी। आज की जो बेटियां हैं वो शिक्षा, रोजगार, ऊंचाइयां छू रही हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो बच्चे हैं जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि अब से अगर 10-12 साल पहले की बात की जाए तो आज उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको ध्यान होगा कि मैं जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने सबसे पहले उनका एक स्लोगन था और एक उन्होंने योजना चलाई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर भारत जैसे देश में अगर इस स्लोगन की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल। कि जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है और वहां अगर प्रधानमंत्री को बेटी बचाने की अपील करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसका भी रीजन था शायद क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं के लिए उतना उतना सुरक्षित वातावरण नहीं था कि वो आगे बढ़ें और अपने काम को अंजाम दें। महिलाओं पर बहुत सारी बाउंडेशंस थी। महिलाओं को दहेज प्रथा के आरोप में उनको मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, घरेलू उत्पीड़न इतना किया जाता था, शिक्षा के नाम पे जीरो थी। शिक्षा क्यों जीरो थी? क्योंकि घर सुरक्षित नहीं थी, तो इसलिए लोग निकलने नहीं दिए जाते थे। लेकिन उन्हीं की पहल पे मैं कह सकती हूँ कि आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं और बेटियां बहुत आगे बढ़ भी रही हैं। क्योंकि आज आप देख सकती हैं, आज बहुत, अगर पिछड़े गांव की भी मैं बात करूंगी, अगर वहां जाएंगी तो आपको इतनी सारी लड़कियां दिखाई देंगी जो इतनी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, चाहे वो इंजीनियर भी हैं, वहां डॉक्टर भी हैं, और एक और नई बात बताऊं कि ड्रोन बहनें हैं, लखपति बहनें हैं, समूह की बहनें हैं। आज समूह इतना अच्छा काम कर रहा है कि जहां मैं कह सकती हूँ कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने में उसका इतना बड़ा योगदान है कि जहां उनकी क्योंकि जब जो आदमी आत्मनिर्भर होता है वो उसमें एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो वो एक और अच्छे काम करने की तरफ बढ़ता है। तो निश्चित रूप से कि अब पहली वाली स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत बदलाव है। आज महिलाएं, बच्चियां बहुत पढ़ रही हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है कि जैसा भी आपने देखा कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक तलवार की तरह है। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत गर्त में भी घुसा सकती है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और अपनी पढ़ाई को आगे रखते हुए जारी और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, बहुत ही सही बात कही बबीता जी आपने। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा मुझे लगता है, देखिए योजनाएं तो बहुत से लोग जो है चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण के लिए केवल योजनाएं काफी हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये सोच पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने देना भी एक सामाजिक सोच है जिस पर काम करने की जरूरत है। तो महिला आयोग इस सोच पर किस तरीके से काम कर रहा है? और अगर मैं कहूं कि महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते आप इस विषय में क्या सोचती हैं? समाज की इसी सोच को बदलने के लिए महिला आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, बबीता जी? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी क्योंकि महिला आयोग जो काम कर रहा है, मैंने कहा आपको कि जब महिलाएं महिलाएं रोजगार उनको मिलेगा, महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी, तो उनमें निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस उनका होगा, बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस होगा तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी करेंगे। आपने कहा कि योजनाओं का इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही कहा। पिछली सरकारें हुआ करती थी, उनमें भी योजनाएं, सरकार का नाम इसलिए लूंगी क्योंकि योजनाएं सरकार के थ्रू आती हैं, आयोग के थ्रू नहीं आती। तो क्योंकि जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, योजनाएं आती थी और चली जाती थी, चल भी रही थी, पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को जब मजबूत करने की बात आती है तो उसमें जितनी भी सरकारी योजना, स्पेशली मैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की आज मैं बात करूं तो जिसमें कन्या सुमंगला योजना है, जो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो समूह चल रहे हैं वहाँ, और स्किल डेवलपमेंट के लिए मतलब फ्री आप उसमें ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसमें जिस फील्ड में भी बच्चियां काम करना चाहती हैं, बच्चे जो भी, दोनों के लिए है वो, उसमें उनको उसके सारे इंस्ट्रूमेंट और सारा सेटअप दिया जाता है। फ्री इंटरेस्ट के बैंक योजना चल रही है। तो मुझे लगता है ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस वक्त हैं कि अगर बच्चियां बढ़ना चाहें और उनको सही एक गाइडेंस मिल जाए और ये इन योजनाओं का नीचे तक पहुंचाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी बच्ची बगैर पढ़े लिखे और कोई किसी को रोजगार ना मिले या इतना नहीं कमा सकती है वो कि अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इसका काम महिला आयोग इस तरह से कर रहा है। महिला आयोग हमेशा अपने ऑफिस में बैठ के सुनवाई किया करता होगा पहले, लेकिन आज का महिला आयोग जमीन पे उतर के काम करता है। आज का महिला आयोग तहसील लेवल पे काम करता है। आज का महिला आयोग कोशिश करता है कि जहां वो महिला बैठी है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है और उस तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, हम उस तक पहुंचे। हमने इसका नाम भी दिया महिला आयोग आपके द्वार। तो जितनी भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, हम उनके घर लेके जाते हैं। घर इन द सेंस कि अगर मेरे ऑफिस में भी समस्याएं आती है, मुझे पता है कि मेरी किसी जनपद में सुनवाई लगने वाली है, तो मैं वहां से अपनी एप्लीकेशन कलेक्ट कराती हूँ और उनको साथ वहां लेके जाती हूँ जिस जिले में मुझे सुनवाई करनी होती है, जिससे मैं उन महिलाओं तक पहुंच सकूं कि जिनको मेरी जरूरत है या जिनकी मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। तो इस तरह इस लेवल पे जाकर महिला आयोग काम कर रहा है। आपने महिलाओं की जो भी समस्याएं होती हैं, उनसे जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं, उनको बहुत करीब से देखा है। आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव कुछ ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो?
देखिए, व्यक्तिगत अनुभव की अगर बात की जाए तो मैं कह सकती हूँ कि आज महिलाओं में थोड़ी अवेयरनेस आई है। जी, पहले एक टाइम था कि महिलाएं बहुत उत्पीड़न सहती थी जी, और चुपचाप घर में बैठ जाती थी, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, जी, या उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी कि लोगों के पास तक वो कैसे पहुंचे। आज मैं एक कमीशन की चेयरमैन होने के नाते इतना मैं कह सकती हूँ कि मेरा बहुत ही सुखद अनुभव है जी, कि आज घर में काम करने वाली एक जो बिल्कुल घरेलू महिला है, उसको ये पता है कि अगर मेरे साथ कोई परेशानी होगी, मेरे को कोई तकलीफ होगी, मैं महिला आयोग जाऊंगी और मुझे न्याय मिलेगा। तो मैं इतना भरोसे के लिए और लोगों की इतनी जागरूकता के लिए मुझे लगता है कि ये मेरा एक बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है जी, कि जिसमें मैं आज महिला आयोग को हर महिला तक पहुंचा पाई हूँ जी, और हर महिला को ये विश्वास दिला पाई हूँ कि जी, अगर वो मुझ तक आएगी तो निश्चित रूप से उसको जी। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, नारी को मजबूत करने की बात होती है, नारी के सम्मान की बात होती है। लेकिन पुरुष भी, जैसा कि अभी शुरुआती बातचीत में आपने कहा भी कि पुरुष भी सम्मान करें, तो वो सम्मान उनके अंदर वो भावना जागृत हो, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा जी, रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और आप भी सब महिला हैं। जी, अगर इसकी शुरुआत जिस दिन घर से हो जाएगी, उस दिन समाज अपने आप करने लगेगा। जी, जिस दिन घर में आप महिला को निर्णायक भूमिका में ले आएंगी, उस दिन समाज भी उसको निर्णायक भूमिका में लाने की बिल्कुल, पहल बिल्कुल। करेगा। अगर आप सोचें कि घर में अगर महिला को बिठा के रखेंगी और घर में उसको कोई जैसे आपने देखा होगा जनरली कि अगर घर में बेटा भी है और पति भी है, दोनों में डिस्कशन हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेके है, प्रॉपर्टी को लेके है, पैसे को लेके है, और अक्सर आपने देखा होगा और अक्सर या तो पति पत्नी को वो जी, पूछेंगे भी आके, भाई क्या चल रहा है ये? अरे अरे कुछ नहीं, आप नाश्ता तैयार करिए। वो कहते मम्मा आप खाना लगाइए, मेरा डैडी बात कर रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति अगर घर में होगी, जी, वो ही लड़का या वो पति अगर बाहर जाएगा तो वो किसी के घर की बहन और बेटी को कैसे सम्मान दे सकता है? बिल्कुल। वो कैसे सोच सकता है कि इस महिला में उतनी बुद्धि है कि वो सोच के और किसी निर्णायक भूमिका में जी, आएगी? जी, जिस दिन घर की बेटी या पत्नी या माँ घर में निर्णायक भूमिका में होगी, उस दिन बाहर भी लोग उसे सम्मान देना शुरू कर देंगे। जी, और ये परिवर्तन आता जा रहा है, हुँ। आता जा रहा है, और महिलाएं खुद लेती जा रही हैं इस जी। परिवर्तन को, क्योंकि जहां जहां महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं, वहां वहां देखा होगा आपने कि निर्णय भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं जी। और उन निर्णयों को सराहाया जाता है। तो जब निर्णायक भूमिका में अगर महिला होती है, तो निश्चित रूप से अगर वो अच्छे निर्णय लेगी तो सम्मान उसको अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है घर से होना चाहिए। जी, जी। घर से बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन बबीता जी देखिए, जब बात ये आती है कि पुरुषों को किस तरीके से सोचना चाहिए, ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को किस तरीके से सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसा कि आपने बोला कि अब महिलाएँ महिला आयोग के पास पहुँचती हैं अपनी उत्पीड़न की बातों को लेकर। अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर महिलाओं को सोचना पड़ता है, अगर उनके साथ रेप हो गया या उनके साथ कोई घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, वो बाहर आने की बजाय जो है घर में उसे सॉर्ट आउट करने का सोचती है। अभी भी बहुत जगह जगह जो है मानसिक हालत जो कह लें कि वास्तविकता जो है वो यहीं पर आकर टिक गई है। उसको बदलने के लिए महिला आयोग किस तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊंगी। जब से मैं इस महिला आयोग में आई हूँ, जी, तब से ही मैंने महिला आयोग की परिभाषा को चेंज किया है। जी, आज महिलाओं को अगर ये लगता है कि मैं अपनी बात घर में सह लूं जी, या कर लूं, तो मुझे लगता है कि अब ये नहीं हो रहा। बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास तक पहुंचने के लिए उनकी जो अप्रोच है वो बहुत इजी है। हुँ, आप उसको मेल के थ्रू दे सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है वो दे जी, सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हुँ, मेरा और मेरे सभी सदस्यों का या मेरी पूरी टीम हुँ, का 24 आवर्स फोन अवेलेबल रहता है। जी, इवन मेरा भी, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि कभी मेरा फोन बंद होता है या नहीं होता। नंबर एक। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक होता है कि शिकायत आई, हमने पुलिस को फोन किया, रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर हो गई, जी, लेकिन नहीं। हुँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सी कुछ ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं हुँ, और घर एक बिखराव की तरफ होता है। लेकिन हमारे यहाँ की कोशिश ये रहती है कि हम पहले काउंसलिंग करें। जी, काउंसलिंग करने के बाद हम दोनों लोगों को बुलाएं, दोनों पक्षों को बुलाएं, और जहां तक हो सकता है दोनों का समझौता कराएं। समझौता करा के बहुत सारे केस में कहती हूँ कम से कम 70% केस ऐसे होते हैं कि जिनको मैं अपने ऑफिस से समझौता करा के दोनों पति पत्नी को साथ उनके परिवार के साथ भेज देती जी, हूँ। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। कि जहां, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक पुलिस में या कोर्ट में या जब एक बार अगर कोई केस किसी परिवार का चला जाता है जी। तो वहां समझौते होने की संभावनाएं लेकिन खत्म हो बबीता जाती जी, हैं। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या समझौता ही इसका एक रास्ता है?
क्योंकि अगर किसी महिला को कोई किसी का पति मार रहा है या उसके साथ कोई घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या ये नहीं लगता कि उसको सजा मिलनी चाहिए या केवल समझौते पर ही बात टिक जानी चाहिए? एक मौका देना चाहिए। जी। अभी अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस से आ रही हूँ, जी। मेरे पास वो वीडियो भी मुझे किसी ने बना के भेजा। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी तो वो एक लड़की थी जिसको समझौता करा के पुलिस ने भेजा था, जी। हमने नहीं भेजा। हम ऐसे हालातों को देख लेते हैं हाँ। कि जहां समझौता कराने वाली स्थिति है या नहीं है। जी। अभी किसी ने पुलिस के पास भेजा उसको, मारपीट के बाद उसने थोड़े दिन रखा उसको, फिर जी। मेरे पास आई तो उसके पैर में फ्रैक्चर था, आंख में बहुत चोट लगी हुई थी उसको, हम्म। और वो व्हील चेयर पर उसकी बहनें और उसका परिवार मेरे पास सामने लेके आया। मैंने तुरंत थाने में फोन किया और उनको कहा कि जब आपने समझौता करा के भेजा तो क्या कभी आप देखने गई कि लड़की किस परिस्थिति में रह रही है वहां? बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं समझौता करा के भेजूंगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहां जाके देखूं क्या वो सही हालात में रह रही है या नहीं रह रही जी। है। अब मैंने कहा अब ये इस हालात में आई है, जो आपका समझौता था उस समझौते का क्या हुआ? जी। मैं अभी फोन वहां करके आई हूँ और वो जाएगा वहां पूरा थाना, और जी। थाना जाएगा और जो भी होगा उस लड़की को न्याय दिलाएगा वहां से। जी। एफआईआर भी होगी और अरेस्ट भी होंगे और सजा भी मिलेगी। जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको सामने वो दिखाई देती हैं। जी। कहते हैं ना, आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती। बिल्कुल। तो जो सामने दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो व्हील चेयर पे आई है, उसको फ्रैक्चर हो रहा है, उसकी आंख पे इतना मोटा निशान लगा हुआ कि आंख फूटने से बच गई, उसका मिसकैरेज हो गया। तो और क्या प्रूफ चाहिए? बिल्कुल। किसको? पुलिस को चाहिए या किसको चाहिए? क्या बिल्कुल। प्रूफ चाहिए? तो मैंने उसको वापस भेजा और वो गई है वहां, और 100% न्याय मिलेगा और हम दिलाएंगे उसे। जी। 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 आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को किस रूप में देखना चाहेंगी आप? आने वाले समय में तो मैं पूरा सशक्तिकरण की बात करूंगी और मैं बहुत ही सशक्त रूप में महिलाओं को देखना चाहती हूँ। और उसके साथ मैं जरूर कहना चाहूंगी, सशक्तिकरण की तरह होना चाहिए जी। कि आप अच्छी बिजनेस वुमेन हैं, आप अच्छा सर्विस वुमेन हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ एक बहुत ही एक सशक्तिकरण के साथ हैं। और जब जरूर मैं जितने भी सब यहाँ आप लोगों के माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगी, जितने लोग यहाँ सब बैठे हैं, कि महिलाओं को थोड़ा रास्ता आसान करें, थोड़ा उनको सम्मान देने की अपनी प्रवृत्ति बनाएं, थोड़ा उनको अपनी लाइन में भी जगह देने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि महिलाएं में बहुत अच्छा करके दिखाने की क्षमताएं हैं और वो बहुत अच्छा करेंगी। जी। जी। एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल मेरे पास है। जो केसेस आ रहे हैं आजकल, महिलाएं जो हैं वो हिंसक रूप में सामने आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां अपने पतियों की हत्या कर दे रही हैं। तो महिलाओं की जो एक छवि है वो बदल गई है। पहले जब कहते थे कि महिला जो है, जो पत्नी है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन अब जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, ऐसी छवि बना दी गई है महिलाओं की, अब ऐसी दिख रही है कि महिलाएं हिंसक होती जा रही हैं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? जो केसेस आ रहे हैं, उन केसेस के आधार पर महिलाओं की जो है एक छवि बना लेना सही है या इस स्थिति को समझना जरूरी है? क्योंकि जो महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं तो एक जैसी नहीं हैं। कुछ महिलाओं की वजह से सारी महिलाओं को टारगेट करना ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, पूरे देश की बात तो मैं नहीं करूंगी। जी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है। जी। 25 करोड़ में 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। ये केस मैं कह सकती हूँ कि शायद टिप्स पे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2 या 3 केस या 4 केस मैक्सिमम होंगे। ठीक? जी। 12.5 करोड़ की आबादी में अगर 4 महिलाएं इस विकृत मानसिकता की हो सकती हैं, या उनकी परिस्थितियों को समझते हुए, क्योंकि मैंने उतना नजदीक से उनके नहीं देखा, क्योंकि उससे पहले ही सारी कार्रवाई वहां हो गई थी, जी। हो सकती है, तो उसके लिए अगर सारी महिलाओं को एक जैसा कर दिया जाए तो संभव नहीं है। जी। ये सोच को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन उन महिलाओं ने जिस भी परिस्थिति में जो भी घटना को अंजाम दिया हो, मैं कहना चाहूंगी कि ना तो ये भारत के संस्कार हैं और ना भारत की संस्कृति है, क्योंकि हमारे यहाँ बहन बेटियों को कभी ये संस्कार नहीं दिए जाते जहां उनको इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाए। जी। पर परिस्थिति क्या रही है ये मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकती, पर 4 या 5 महिलाओं को लेके और आप महिलाओं की उस तरह की ग्रे इमेज बना दें, वो नहीं है। क्योंकि महिलाओं की तो भारत में पूजा होती है। जी। महिलाओं को तो जब बेटी घर में आती है तो उसको लक्ष्मी कहते हैं, बहू घर में आती है तो उसको लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। तो सभी महिलाओं की इस तरह की इमेज बनाना ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैं सबसे, बल्कि आप लोगों से भी स्पेशल मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का प्रचार प्रसार को थोड़ा कम करें, अच्छी चीजों को हम बढ़ावा दें। वहां बताइए कि कितने कितने सेक्रीफाइस महिलाओं ने किए हैं, कितने कितने परिवारों के लिए किए हैं, कितनी महिलाओं ने अपने बच्चों को, अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। उन अगर एग्जाम्पलों को हम देंगे तो मुझे लगता है समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हम अगर इस तरह के एग्जाम्पल को देंगे तो सिर्फ हमें एक महिलाओं के प्रति कहते हैं कि उसका सम्मान भी कम होगा, और एक ग्रे इमेज को हम समाज में लेके जा रहे हैं, जो कि ऐसी जो बेवकूफ, या मुझे कहना चाहिए जो किस हालात में उन्होंने ये
घृणित कार्य किया होगा, जी। जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, जी। इसको अगर हम देंगे और अच्छी महिलाओं की इमेज पर अगर कहीं कोई दाग लगता है या सोचता भी है व्यक्ति, जी। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जी। दुर्भाग्यपूर्ण बात बबीता जी, एक आखिरी सवाल करूंगी। महिला आयोग का अगर विजन की बात करें तो आगे क्या विजन है महिलाओं को, यूपी की महिलाओं की बात कर ली जाए स्पेशली, तो कैसे सशक्त बनाने की दिशा में आगे महिला आयोग काम करेगा? क्या विजन है आपका? देखिए, मैं जब से महिला आयोग में आई हूँ, हम्म, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मुझे आप जैसे भाइयों का, बहनों का, सबका मुझे बहुत सहयोग मिला है डे वन जी। से, सारी मीडिया का, सारे हिंदुस्तान की पूरी जी। मीडिया का। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक तरह से इतने टिपिकल फैसले लिए हैं, जी। ऐसे इतिहास मैंने बना के छोड़ दिए हैं यहाँ, और जिनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय न्यायालय का भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे बताए हुए, मेरे उठाए हुए मुद्दों जी। को या मेरे आदेश जो मैंने पारित किए थे, उन सबको उनकी तरफ से लागू किया गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जितने भी मेरे मुद्दे थे, जी। वो कोई ये समझ, मतलब मैंने तो महिला आयोग के नाते महिलाओं के लिए किए थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि महिला या पुरुष कोई अलग नहीं है। जितना अप्रिशिएट अगर महिलाओं ने किया है, तो उससे कहीं ज्यादा मुझे पुरुषों का अप्रिशिएशन मिला है, जी। क्योंकि हर घर का पुरुष भी बहुत प्रताड़ित होता तालियां है चाहूंगी इस कि बात जब पर, क्योंकि उस घर बहुत की बड़ी बात है। महिला को कहीं ना कहीं जी। कष्ट होता है। जी। तो ऐसा नहीं, अगर महिला कष्ट है तो पुरुष बहुत सुखी होगा। जी। उस घर का पुरुष भी कहीं ना कहीं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता है, जी। जिस जी। घर की महिला परेशान होती जी। है। तो बिल्कुल। मैं इस सब के जी। लिए, मैं सबका, सब पुरुषों का, सबका और आप सब लोगों का, मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया इन सब चीजों जी। को, और इतने अच्छे तरीके से लागू हुई आज उत्तर प्रदेश में, कि मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे उठाए हुए मुद्दों को, जी। मेरे आदेशों को दूसरे स्टेट ने लागू किया, तो ये जी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी। जी। मेरा एक प्रश्न है, आपके कार्यकाल के दौरान कुछ महिला आयोग में कुछ महिलाएं जो अपनी समस्या लेकर आती हैं, ऐसे कितने केस आते हैं जिसमें जो अगर कैलकुलेशन निकाला जाए पूरा, तो उसमें महिलाओं की गलती ज्यादा दिखती है, पुरुषों की कम दिखती है? ऐसे भी कई केस आते होंगे आपके देखिए, पास। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि महिला पुरुष हैं तो दोनों इंसान ही। अब जी। मैं आंख बंद करके ये कह दूं कि महिला आयोग में अगर महिला आई है तो वो 100% सही है। जी। मैंने आपको बताया ना, मैं कभी दोनों पक्षों जी। को सुने बगैर कोई फैसला नहीं करती, जी। कभी भी नहीं। आज जैसा का आज था, तो वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था कि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो उसमें तो मैं कह ही नहीं सकती कि इसके पति को बुलाओ, जो मुझे इतना मरने वाली अवस्था में वो अगर लड़की जी। दिखाई दे रही है। जी। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों पक्षों को बुलाऊं, दोनों को सुनूं। लेकिन आज भी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, जी। पर परसेंटेज 5 या 10% मुश्किल से रहती हुई 90% अभी भी वही महिला आती हैं जी। जिनका घर में उत्पीड़न हो रहा होता है, जिनका कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा होता है, या समाज से कहीं ना कहीं त्रस्त है। जी। लेकिन अगर 10% की बात करूं तो ऐसा भी होता है कि जहां महिला गलत होती है और जी। पुरुष सही होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी हमारे साथ यहाँ मंच पर आने के लिए और इतनी अच्छी बातें जो हैं सभी के साथ शेयर करने के लिए। सी न्यूज़ भारत महिला आयोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि आगे भी महिलाओं के लिए इसी तरीके से काम करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।